नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू लर्न विद शिवम। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के एक बेहद महत्वपूर्ण अध्याय, जहां से प्रति वर्ष बात करें बिहार बोर्ड में अगर इकोनॉमिक्स से सवाल पूछे जाते हैं तो सबसे ज्यादा सवाल इसी चैप्टर से बनते हैं। आज हम उसी चैप्टर का आकलन करेंगे और देखेंगे कि बिहार बोर्ड के द्वारा 2026 में किन किन सवालों को पूछा जा सकता है और उन सभी सवालों को हम करेंगे जो बोर्ड के द्वारा पूछे जा सकता है। चलिए आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स से एक बेहद महत्वपूर्ण अध्याय जिसका नाम है राज्य एवं राष्ट्र की आय। और पूर्ण रूप से बता रहे बुआ, ये चैप्टर जो है या 2026 के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है बुआ। 2026 में अगर आप बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं तो इससे ज्यादा कुछ नहीं बनेगा चैप्टर 2 में, और जो भी सवाल पूछा जाएगा सीधा यहीं से पूछा जाएगा और आप निश्चिंत रहेंगे, तैयारी करेंगे और बहुत जल्द हम आपके लिए महामैराथन लेके आने वाले हैं। और यूट्यूब के संसार में पहली बार होगा कि जो पढ़ाया जाएगा वही सवाल जो है 100% आने की गारंटी दी जाएगी। जो सवाल पढ़ाए जाएंगे उस सवाल में से आपको 80% से 90% जो है सवाल देखने को मिलेगा उस बोर्ड में एग्जाम में। एक महामैराथन और पूरी एग्जाम की निचोड़ साथ में हमारा। और सिर्फ हम एसएसटी का नहीं, हर उस सब्जेक्ट का लेकर के आएंगे जो आपके एग्जाम में पेपर देना है आपको। हिंदी का हुआ, संस्कृत का हुआ, मैथ्स का हुआ, साइंस का हुआ, एसएसटी का हुआ, उन सभी क्लासों का महामैराथन बहुत जल्द लेकर के आने वाले हैं फरवरी में आपके लिए। आप हमसे जुड़े रहेंगे और देखेंगे महामैराथन को। और महामैराथन में पहला सवाल कह रहा है बुआ, पहला सवाल देखिए, सवाल नंबर 1 कह रहा है कि भारत में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम किस राज्य का है। मतलब भारत के किस राज्य का आय प्रति व्यक्ति आय सबसे कम किस राज्य का है। भारत के किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, उस राज्य का नाम बताना है। तो क्या सबसे कम जो है बिहार का है कि गोवा का है कि पंजाब का है कि महाराष्ट्र का है? तो सबसे कम हुआ बिहार का, इसीलिए इसका आंसर जो है ये होगा। और ये सवाल एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हम लोग सवाल नंबर 2 की ओर और देखते हैं सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है। सवाल नंबर 2 कह रहा है बुआ कि बिहार के किस जिला के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। मतलब बिहार के किस जिला के आय जो है प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। प्रति व्यक्ति आय का मतलब समझते लोग, बिहार के किस जिला में एक व्यक्ति का कमाने का आय जो है सबसे अधिक है। सबसे अधिक है तो सबसे कम भी होगा। अगर कहा जाए कि सर प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं, कि सर प्रति व्यक्ति आय का कुछ फॉर्मूला होता है क्या? प्रति व्यक्ति आय का फॉर्मूला होता है होगा, फॉर्मूला होता है कि राष्ट्रीय आय में, किसमें हुआ, राष्ट्रीय आय में जब देश के कुल जनसंख्या से भाग देते हैं राष्ट्रीय आय में प्रति व्यक्ति आय के लिए हुआ, जब देश के कुल आय में कुल जनसंख्या से भाग देते हैं और जो आता है हुआ उसी को हम क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। क्या कहते हुआ, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। कभी कभी फॉर्मूला पूछता है कि प्रति व्यक्ति आय का फॉर्मूला क्या होता है, तो राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या, जब भाग देंगे जो बचे आएगा हुआ उसी को क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। तो कह रहा है कि बिहार के किस जिला के प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो बिहार में टोटल जिला का होगा, टोटल जिला याद होना चाहिए आपको, 38 गो जिला है बिहार के। टोटल का जिला हुआ बिहार में 38 गो जिला है। सबसे अधिक पूछेगा तो अधिक पूछेगा तो वह पटना, क्या होगा, पटना। और कम पूछेगा तो वह कम जो है सबसे कम किसका है, कम हो जाएगा सीवर का। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर जो है ए होगा। तो सवाल पूछे कि बिहार में कितने जिले हैं, 38 जिले हैं। बिहार के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक किस जिला का है, तो पटना का है। बिहार के प्रति व्यक्ति आय सबसे कम किस जिला का है, तो सीवर जिला का है कि नहीं। आगे बढ़ते हम लोग सवाल नंबर 3 की ओर।
कह रहा है 2008 और 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है, मतलब 2008 और 9 के हिसाब से भारत के प्रति व्यक्ति आय कितना है, क्या हजार रुपया है, 25,494 रुपया है कि 22,553 रुपया है कि 6,110 रुपया है कि 5,380 रुपया है। तो 22,553 रुपया आंसर हो जाए। क्या होगा बुआ? आंसर जो होगा बी होगा, बी फॉर बउआ, बउआ वाला आंसर बुआ हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 4 की ओर। कर भारत में वित्तीय वर्ष होती है, भारत में वित्तीय वर्ष कब होती है? तो भारत में वित्तीय वर्ष मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि हम बात करें कि हम लोग जब कहते हैं कि न्यू ईयर मनाएंगे, लोग 1 जनवरी से 31 दिसंबर मनाते हैं लोग, तो क्या कहते हैं लोग कि साल बदल गया। लेकिन सरकारी कामों में वित्तीय वर्ष देखा जाता है 25 से 26, 26 से 27, 27 से 28, इससे वित्तीय वर्ष कहा जाता है। यानी साल दर साल जो आता है उसे वित्तीय वर्ष कहते हैं। और भारत में वित्तीय वर्ष कब आता है हुआ? तो भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आता है। कब आता है हुआ? 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाता है। और ये सवाल जो है काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, और वैसे तो सभी एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। सवाल हम वही लेके आए हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सवाल नंबर 5 की ओर किधर हुआ? कह रहा है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है कि देश में कितना आय हुआ है और कितना व्यय हुआ है, इसका गणना कौन करता है? तो क्या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करती है, उसका CSO का भी शॉर्टकट में दे देता है, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI कर देता है, या बात करें वित्त विभाग कर देता है, या राष्ट्रीय वित्त विभाग कर देता है। तो हम बताए हुआ भारत में राष्ट्रीय आय का गणना जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, यानी कि CSO करता है। इसीलिए इसका आंसर ए होगा, ए फॉर अनिवार्य वही है। क्या है? ए है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे सवाल नंबर 6 की ओर। किधर हुआ? सवाल नंबर 6 की ओर। कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया था? कह रहा है कि भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? तो राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाले व्यक्ति कौन थे बुआ? क्या दादा भाई नौरोजी थे कि जवाहरलाल नेहरू थे कि अब्दुल कलाम थे कि इनमें से कोई नहीं? तो वह भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाले व्यक्ति जो थे दादा भाई नौरोजी थे। और कब लगाए थे? वह तो 1868 में लगाए थे और 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय बताए थे। क्या रुपया? 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय मात्र बताए थे कि भारत का प्रति व्यक्ति आय क्या हजार है? मात्र 20 रुपया, हजारों में नहीं है, न सैकड़े में, 20 रुपये है। क्या है? 20 रुपया है। इसका आंसर क्या होगा बुआ? आंसर जो है ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग सवाल नंबर 7 की ओर। कह रहा है पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक जो है किसने लिखा है? पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक जो है किसने लिखा था? तो बताना है नाम। तो ये बुक का नाम है बुआ, ये काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा बुआ, इसे दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। किसने लिखा था बुआ? दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। इसीलिए इसका आंसर जो है ए होगा। आगे बढ़ते हम लोग सवाल नंबर 8 की ओर। कह रहा है एक साल में किसी देश के द्वारा अर्जित कुल आय के मात्रा को क्या कहा जाता है? कह रहा है कि एक साल में किसी देश के द्वारा अर्जित कुल आय की मात्रा को क्या कहते हैं? तो देखिए, किसी देश के द्वारा एक साल में जितने आय अर्जित किया जाता है ना, उसे हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। क्या कहते हैं हुआ? राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग सवाल नंबर 9 की ओर। सवाल नंबर 9 कहता है कि चक्रीय प्रवाह का संबंध निम्न में से किससे है? चक्रीय प्रवाह का संबंध निम्न में से किससे है? क्या व्यय से है, कि उत्पादन से है, कि आय से है, कि इनमें से सभी से है? तो वह चक्रीय प्रवाह का संबंध इनमें से सभी से है। इसीलिए इसका आंसर जो है
डी होगा। क्या होगा बुआ? डी होगा। आगे बढ़ते हम लोग सवाल नंबर 10 की ओर। किसकी ओर बुआ? 10 की ओर। कह रहा राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या मिलता है? अभी बताएं। जब राष्ट्रीय आय को जब कुल जनसंख्या से भाग देते हैं तो क्या निकलता है? प्रति व्यक्ति आय निकलता है। क्या निकलता हुआ? प्रति व्यक्ति आय निकलता है। इसीलिए इसका आंसर जो होगा बी फोर बउआ होगा। क्या होगा? बी फोर बउआ होगा। आगे बढ़ते हम लोग सवाल नंबर 11 की ओर। सवाल नंबर 11 कह रहा है कौन सा राज्य गरीबी के कुचक्र के शिकार है? कह रहा है कि कौन सा राज्य जो है गरीबी के कुचक्र के शिकार हैं? तो वो हम ही लोग हैं, बिहार। कौन है? बिहार है। और आंसर इसका क्या बनेगा? बिहार बनेगा। इसीलिए इसका आंसर ए होगा। हम लोग सवाल नंबर 13 की ओर। कह रहा है राष्ट्रीय आय की गणना में कौन सी कठिनाइयां आती है? बता रहा है कि राष्ट्रीय आय की गणना करने में कौन सी कठिनाइयां आती है? क्या दोहरी गणना की संभावना? जो वस्तु हमारे पास है वही वस्तु आपके पास भी हो तो गणना करने में दिक्कत होगा कि नहीं होगा? तो ये भी है। मूल्य के मापने में कठिनाई, ये भी है। आंकड़ा को एकत्र करने में कठिनाई है। तो इनमें से सभी जो होगा आंसर होगा। इसीलिए इसका आंसर डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग सवाल नंबर 14 की ओर। सवाल नंबर 14 जो है कह रहा है जब आय के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं की जाती है तो उसे क्या कहते हैं? याद रखिए हुआ, जब आय के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाएगी, यानी जब आय के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो आय की विधि की जाती है। क्या कही जाती है वहां? आय की विधि कही जाती है। जब व्यय के आधार पर की जाएगी तो व्यय की गणना विधि कहते हैं। जब उत्पादन के आधार पर की जाएगी तो क्या होगा? उत्पादन की गणना विधि कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हम लोग सवाल नंबर 15 की ओर। सवाल नंबर 15 कर रहा है सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर किसका प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? कह रहा है भारत में जितने टोटल राज्य है उनको और केंद्र शासित प्रदेशों को मिला लिया जाए तो सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन बनेगा या जगह? तो राज्य या जगह पूछेगा तो चंडीगढ़ बनेगा। क्या बनेगा? चंडीगढ़। चंडीगढ़ का प्रति व्यक्ति आय जो है पूरा भारत भर में सबसे अधिक है। किसका है हुआ? सबसे अधिक है। आगे बढ़ते हम लोग सवाल नंबर 16 की ओर। कह रहा है किसी देश के आर्थिक विकास का आकलन किया जाता है। किसी देश के आर्थिक विकास का आकलन किया जाता है, मतलब देश जो है विकास कर रहा है, इसका आकलन किसके आधार पर किया जाता है? क्या आय के आधार पर किया जाता है कि व्यय के आधार पर किया जाता है कि बचत के आधार पर किया जाता है कि इनमें से सभी? तो इनमें से सभी के आधार पर किया जाता है। आगे बढ़ते हम लोग सवाल नंबर 17 की ओर और देखते हैं सवाल नंबर 17 क्या कह रहा है। सवाल नंबर 17 कह रहा है बुआ गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी थी? मतलब गरीबी के कुचक्र की धारणा जो है किसने दिया था? तो क्या रेगनर नर्क्स ने दिया था कि दादा भाई नौरोजी ने दिया था कि महात्मा गांधी ने दिया था कि जवाहरलाल नेहरू ने दिया था? तो वह रेगनर नर्क्स जो थे इन्होंने बताया था। तो वह इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। कह रहा है भूमि के परिश्रमिक क्या कहलाता है? मतलब भूमि के रूप में परिश्रमिक जो मिलता है भूमि के लिए क्या मिलता है? तो हम आपको बताएं अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को जमीन देता है तो रेंट पे देता है तो उसे हम परिश्रमिक कहते हैं। उसी के बदले में क्या मिलता है? तो पैसा मिलता है, उसे हम लगान कहते हैं। क्या कहते हैं हुआ? लगान कहते हैं। लगान कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी के घर पे काम करता है तो श्रमिक के परिश्रमिक क्या मिलता है? तो मजदूरी मिलती है। अगर हम बात करें कि जो कंपनी बैठाता है उसे हम उद्यमी या साहसी कहते हैं। तो उद्यमी या साहसी को क्या मिलता हुआ? तो लाभ या हानि मिलता है। अगर कंपनी में हानि होगी तो घाटा लगेगा, फायदा होगा तो लाभ मिलेगा। आगे बढ़ते हम लोग सवाल नंबर 20 की ओर।
सवाल नंबर 20 कह रहा है कि उद्यमी को क्या मिलता है? उद्यमी को पारिश्रमिक के जो मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? अभी बताए हैं, जो उसे मिलता है हम लाभ या हानि कहते हैं, और ए इसका आंसर होगा। चलिए, चैप्टर 2 से पूछे जाने वाले उन सभी सवालों को हम कर दिए हैं जो बोर्ड के द्वारा पूछा जा सकता है। इसके अलावा कोई ऐसा सवाल नहीं है जो बोर्ड के द्वारा पूछा जाएगा। आप तैयारी करेंगे और महामैराथन का इंतजार करेंगे।